एक पिक्चर है आए दिन बहार के। इसका एक गाना है मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, धर्मेंद्र पर फिल्माया गया है। अच्छा गाना है, सुनिएगा और सुनने के बाद देखिएगा दुनियादारी का आज का अंक, जिसमें बात कभी दोस्त रहे आज के दुश्मन डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की। मस्क जो कभी कह रहे थे कि ट्रंप मैं तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूं जितनी एक मर्द दूसरे मर्द से कर सकता है। मस्क जिन्होंने कभी ट्रंप को राष्ट्रपति बनवाने के लिए पैसा पानी की तरह बहा दिया था, और ट्रंप जो मस्क के बेटे को साथ लेकर घूमते थे, जिन्होंने मस्क के लिए सरकार में अलग से एक विभाग बनाकर उन्हें ऑब्लाइज भी किया। लेकिन अब दोनों के बीच कट्टी हो गई है। झगड़े की जड़ है एक बिल। क्या है बिल में, आज जानेंगे। फिर बात एक अन्य देश की, जहां प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अंकल कह दिया तो कुर्सी पर ही आ बन गई। इसके बाद करीब 3 साल से चल रही एक जंग की बात होगी, जिसमें एक ताज़ा मोड़ आया है। एक और जंग की भी, जो करीब 1.5 साल से जारी है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम एक समय में इतनी सारी जंगों की बात कर रहे हैं। खैर, इसके बाद चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो अपनी सबसे लंबी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University, New India Assurance and Hire. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. शुरुआत अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया है। झगड़ा क्या है ये तब समझ पाएंगे जब उसका जड़ पकड़ में आएगी। ये जड़ है एक बिल। इसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। इसका छोटा नाम है OBBB 2025, यानी 2025 का बड़ा और खूबसूरत बिल। ट्रंप का दावा है कि अगर ये बिल पास हो गया तो अमेरिका फिर से महान बन जाएगा। दूसरी तरफ मस्क का कहना है कि ये बिल अमेरिका को कंगाल बना देगा। बजट में जो थोड़ी बहुत बचत उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE के जरिए करवाई थी, वो सब बेकार चली जाएगी। आपको याद दिला दें, DOGE विभाग मस्क के जिम्मे था। उसी के मुखिया के तौर पर उन्हें सरकार के खर्चों में कटौती करनी थी। अब वो कहते हैं कि ये बिल तो उन सारी कोशिशों की मिट्टी पलीत कर देगा। जून 2025 के पहले हफ्ते में इसी मुद्दे पर ट्रंप और मस्क खुलेआम झगड़ गए थे। तब मस्क ने इस बिल को डिस्गस्टिंग अबोमिनेशन यानी घिनौनी बकवास कहा था। बात इतने पर नहीं रुकी, झगड़ा निजी भी हो गया था। मस्क ने दावा किया था कि ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन के सरकारी रिकॉर्ड में है। ट्रंप ने इसके जवाब में कहा था कि मस्क पागल हो गया है और उसके इस पागलपन की वजह है ड्रग्स। हमने उस झगड़े पर दुनियादारी के एक एपिसोड में बात की थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल, उस झगड़े के बाद मस्क ने ट्रंप टीम से पूरी तरह किनारा कर लिया था। ट्रंप ने कहा था कि उन्हें मस्क से रिश्ते दोबारा सुधारने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. फिर कहानी में एक नया मोड़ भी आया। मस्क ने एक हफ्ते बाद सोशल मीडिया पर लिखा, शायद मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया। कुछ पोस्ट पर मुझे पछतावा है। मतलब सुलह की हल्की सी खिड़की खुल गई थी, लेकिन अब वो खिड़की भी पूरी तरह बंद होती दिख रही है। ट्रंप मस्क फाइट 2.0 की कहानी बताएंगे, लेकिन पहले बात बिल की। इसे ट्रंप खुद अपना वन बिग ब्यूटीफुल बिल कहते हैं। ब्यूटीफुल का तो नहीं पता, लेकिन बिग ज़रूर है। इसका सबसे ताज़ा ड्राफ्ट 940 पन्नों का है। इसमें ट्रंप की नई नीतियां और वादे शामिल हैं। ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए कई वादे किए थे। उनमें से कुछ काम राष्ट्रपति खुद भी कर सकता है, जैसे दूसरे देशों से आयात पर टैक्स लगाना। आपने इसके नमूने देख लिए हैं। ट्रंप ने बेहिसाब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं, जिनके लिए संसद की मंजूरी नहीं चाहिए होती। लेकिन कई बड़े बदलावों के लिए कानून बनाना जरूरी था। ये काम केवल संसद या कांग्रेस ही कर सकती है। अमेरिकी संसद में 2 सदन हैं। निचला सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ऊपरी सदन है सेनेट। दोनों मिलकर अमेरिकी संसद बनाते हैं, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं। 22 मई को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस बिल को पास कर दिया। उस वक्त भी कांटे की टक्कर थी। सिर्फ एक वोट के मार्जिन से बिल पास हुआ। इसके बाद बिल सेनेट के पास भेजा गया। फिलहाल इस बिल पर सेनेट में बहस शुरू हो चुकी है। 29 जून को इस पर वोटिंग भी हुई। 51 वोट बहस शुरू करने के हक में मिले और 49 इसके खिलाफ गए। 2 रिपब्लिकन सांसद भी विरोध में खड़े हो गए, यानी रिपब्लिकन पार्टी में भी फूट है। रिपब्लिकन पार्टी के पास सेनेट में 53 सीटें हैं और विपक्षी डेमोक्रेट्स के पास 47, यानी बहुमत
रिपब्लिकन के पास है, लेकिन अगर 4 सांसदों ने साथ छोड़ दिया तो बिल अटक जाएगा। अगर सेनेट से बिल पास हो भी गया तब भी एक झोल है, क्योंकि अब सेनेट ने उस बिल में बदलाव कर दिए हैं और अमेरिका का नियम ये कहता है कि जब तक हाउस और सेनेट दोनों एक जैसी भाषा वाला बिल पास ना करें तब तक वो कानून नहीं बन सकता। तो अगर सेनेट इस नए वर्जन को पास कर देता है तो फिर दोनों संसदों के सांसद बैठकर एक कॉम्प्रोमाइज बिल बनाएंगे। उसमें थोड़ी थोड़ी दोनों की बातें होंगी, फिर दोनों सदनों में दोबारा वोटिंग होगी। अगर दोनों पास कर देंगे तो फिर वो बिल ट्रंप के पास जाएगा साइन के लिए और कानून बन जाएगा। अब सवाल यह है कि इस बिल में है क्या। 5 पॉइंट्स में जानिए। पहला, सबसे बड़ा फायदा अमीर लोगों को है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि टैक्स कट का 1/3 हिस्सा उन लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना आमदनी $4.6 लाख से ज़्यादा है, मतलब जिनकी जेब पहले से भरी है उनकी जेब और भरेगी। दूसरा पॉइंट, अमेरिका के गरीब लोग जो SNAP यानी फूड स्टैम्प से पेट भरते हैं उनको नुकसान होगा। 2023 में करीब 42 मिलियन लोग हर महीने इस स्कीम से खाना लेते थे। अब यह स्कीम बहुत हद तक राज्यों के भरोसे छोड़ दी जाएगी। ब्यूटीफुल बिल कहता है कि SNAP में अगले 10 साल में $68.6 बिलियन की कटौती करो। तीसरा पॉइंट, मेडिकेड पर जीने वाले लोगों को नुकसान होगा। मेडिकेड मतलब सरकारी इलाज की स्कीम। 2026 से नया नियम आएगा। अगर कोई 65 से कम उम्र का है और काम कर सकता है तो उसे हर महीने 80 घंटे की मेहनत दिखानी होगी, वरना मेडिकेड नहीं मिलेगा। चौथा पॉइंट, ये बिल डेट सीलिंग बढ़ा देगा। ये थोड़ा पेचीदा है, इसलिए आसान भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए कि सरकार एक इंसान है, उसको हर महीने खर्चा करना है, लेकिन उसकी कमाई कम है तो वो उधार लेती है। सरकार कितना उधार ले सकती है इसकी एक लिमिट होती है, इसे ही डेट सीलिंग कहते हैं। जब खर्च बढ़ता है तो सरकार को ये लिमिट भी बढ़ानी पड़ती है। ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल कहता है कि ये लिमिट और बढ़ाओ, यानी इस बिल से बजट घाटे के बढ़ने की आशंका है, क्योंकि एक तरफ टैक्स कम होंगे यानी आमदनी कम और दूसरी तरफ खर्चा ज्यादा। 2024 में अमेरिका का बजट घाटा अमेरिका की GDP का 6.4% था। सबसे हालिया डेटा के मुताबिक भारत का बजट घाटा GDP का 4.8% है। इसे ऐसे समझिए कि अगर अमेरिका 100 रुपये कमाता है तो 106.4 रुपये खर्च करता है और साल दर साल ये घाटा बढ़ता जाता है और आखिर में भारी कर्ज में तब्दील हो जाता है। अब वो कर्ज भी सिर पर चढ़ रहा है। अमेरिका की GDP जितनी है उससे 122% ज़्यादा कर्ज है। अब इस बिल से अमेरिका का कर्ज $3.3 ट्रिलियन और बढ़ जाएगा। ये सब देखकर ट्रंप के अपने पार्टी के कुछ लोग भी चुप नहीं रह पाए और विपक्षी डेमोक्रेट्स तो पहले से खिलाफ थे ही। 5वां पॉइंट, पेट्रोल डीजल बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इस बिल के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाला टैक्स क्रेडिट 30 सितंबर से ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसे में इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को नुकसान होगा, क्योंकि टैक्स क्रेडिट अगर हटा तो लोगों के लिए EV महंगी हो जाएगी। ट्रंप का कहना है कि एलन मस्क को ये बात सबसे ज़्यादा चुभ रही है। आप जानते ही हैं वो टेस्ला के CEO हैं। टेस्ला के कारोबार पर इस बिल का खासा असर होगा। 30 जून को मस्क ने X पर एक पोस्ट कर धमकी दी। कहा कि अगर ये बिल पास हुआ तो मैं अगले दिन ही एक नई पार्टी बना दूंगा, इसका नाम होगा अमेरिका पार्टी। मस्क ने ट्रंप की पार्टी को पोर्की पिग पार्टी भी कहा, यानी ऐसी पार्टी जो बस मोटी होती जा रही है। उन्होंने बिल के पक्ष में वोट करने वाले सांसदों को धमकी भी दी। कहा अगर मैं कर सकता तो उन्हें अगले साल का मिड टर्म चुनाव जीतने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ ट्रंप भी चुप नहीं बैठे। बोले मस्क की कंपनियां जितनी सब्सिडी खाती हैं उतनी शायद ही किसी ने खाई हो। अगर वो बंद कर दी जाएं तो सरकार की तिजोरी बच सकती है। मस्क ने इसका जवाब भी दिया। बोले सब्सिडी ही नहीं, हर तरह का सरकारी खर्च काट दो। हमने इस मसले पर अमेरिका में मौजूद जानकारों से बात की। उनसे इस पूरी लड़ाई, इस बिल और अमेरिका में एक तीसरी पार्टी की संभावनाओं पर सवाल किए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लॉजिस्टिकली बहुत मुश्किल है एक थर्ड पार्टी को खड़ा करना, ऑर्गेनाइजेशन, लोकल ऑफिसेज और वो सारी चीजें, लेकिन टेक्निकली यस ही कैन, एनीबडी इन अमेरिका कैन। थर्ड पार्टी ऐसा नहीं है कि अमेरिका में नहीं बन सकती, बन सकती है, बनी भी है। ग्रीन पार्टी जैसी थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, लिबर्टेरियन पार्टी है, एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन मस्क का ये कहना कि एक अमेरिका पार्टी वो बनाएंगे, उसके लिए उन्हें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सिग्नेचर्स चाहिए होंगे हर स्टेट में, जो 50 स्टेट हैं, रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उनका आई थिंक मानना यह है कि अमेरिका से सेंटर जो वॉइस है वो मिसिंग है, और वो आज अमेरिका बटा हुआ है, पोलराइज्ड है लेफ्ट में और राइट में। अगर हम लेफ्ट की बात करें तो सोशलिस्ट पॉलिसी जो हम देखने को मिल रही है कैंपेन में जोहरान ममदानी की, और जो एक्सट्रीम मागा विंग है उसमें
जो रिपब्लिकन साइड हो चुकी है। तो मुझे लगता है उनको ऐसा लगता है कि एक मिडिल वॉइस अगर होगी मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन की, तो उसके लिए एक पार्टी होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है लॉजिस्टिकली बहुत मुश्किल होगा, इवन आफ्टर इतना ज्यादा पैसा होने के बाद भी मस्क के लिए मुश्किल होगी एक थर्ड पार्टी क्रिएट करने में, लेकिन टेक्निकली वो ऐसा क्रिएट जरूर कर सकते हैं एक नई पार्टी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, एलन ने शायद इतिहास में किसी भी इंसान से ज्यादा सब्सिडी खाई है और अगर सब्सिडी ना मिलती तो उसे अपनी दुकान बंद करके दोबारा साउथ अफ्रीका लौटना पड़ता। ट्रंप यहाँ नहीं रुके, ट्रंप ने डीओजी को मस्क के ही खिलाफ इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। लिखा, कोई रॉकेट लॉन्च नहीं, कोई सैटेलाइट नहीं, कोई इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन नहीं, अगर ये सब बंद कर दें तो देश की तिजोरी में भारी बचत होगी। शायद डीओजी को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। अब अगली खबर की बारी। अब बात भारत के दो पड़ोसी देशों की, जहां सीमा विवाद इतना गर्मा गया है कि इनमें से एक देश में सरकार गिरने की नौबत आ गई है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री को उनके पद से सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने कंबोडिया के नेता हुन सेन से फोन पर बातचीत में अपनी ही सेना के कमांडर की आलोचना की थी। बातचीत लीक होने के बाद देश भर में गुस्सा फैल गया, विरोध प्रदर्शन होने लगे, मामला संवैधानिक कोर्ट तक पहुंचा और 7-2 के अंतर से उन्हें पीएम पद से सस्पेंड कर दिया गया। अभी टेम्पररी तौर पर सस्पेंड हुई हैं, जांच में पुष्टि हुई तो उन्हें पीएम पद से हटाना भी पड़ सकता है। क्योंकि थाईलैंड में सेना का प्रभाव अच्छा खासा है, इसलिए इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की गई। ऊपर से थाईलैंड में संवैधानिक राजशाही वाली व्यवस्था है, यानी राजा देश का मुखिया होता है। इसी की शय में थाईलैंड का संवैधानिक कोर्ट फल फूल रहा है। बात जब राजशाही या देश पर आती है तो ये कोर्ट लगाम कसता है। फिलहाल थाईलैंड की प्रधानमंत्री ने अपनी गलती मान ली है। जांच पूरी होने तक वो पीएम पद पर काम नहीं कर सकेंगी। उनकी जगह पर डिप्टी पीएम फुमथम वेचायाचाई सरकार चलाएंगे। अब सवाल यह है कि ऐसी क्या नौबत आई कि पीएम शिनावात्रा को अपने ही मिलिट्री कमांडर के खिलाफ बोलने की नौबत आ गई, और इसमें सीमा विवाद का क्या एंगल है, विस्तार से जानने के लिए ये मैप देखिए। यह है भारत के दो पड़ोसी देश थाईलैंड और कंबोडिया। दोनों के बीच 817 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे फ्रांस ने तय किया था। 1863 से 1953 तक कंबोडिया पर फ्रांस का राज था। वो अपनी मर्जी से सीमा भी तय कर गए और इसके पीछे छोड़ गए एक विवाद। हुआ ये कि 1907 में दोनों देशों की सीमा से जुड़ा मैप जारी किया गया, लेकिन थाईलैंड ने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस मैप में 11वीं सदी के प्रेव्यहर टेम्पल को कंबोडिया में दिखाया गया था। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, 800 सीढ़ियां हैं और फिलहाल यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी आता है। थाईलैंड वालों का कहना था कि मंदिर हमारी सीमा के अंदर होना चाहिए। कंबोडिया वालों ने कहा कि ऐसे कैसे, मंदिर हमारा है, हम कोर्ट जाएंगे। साल 1959 में कंबोडिया इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट तक लेके गया। 1962 में फैसला आया कि मंदिर कंबोडिया की सीमा में आएगा। थाईलैंड ने कहा कि ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन आसपास के इलाके अभी भी विवादित ही हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था कि 2008 में इस मंदिर को यूनेस्को हेरिटेज साइट की मान्यता मिली। इसके बाद दोनों देशों के बीच क्लैश फिर से शुरू हो गया। 2011 तक सीमा पर तकरार चलती रही। इस संघर्ष के दौरान लगभग 36,000 लोग विस्थापित हो गए। कट टू 28 मई 2025। लंबे अंतराल के बाद दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर एक बार फिर भिड़ गईं। मैप देखिए, ये वो जगह है जहां थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की सीमाएं मिलती हैं। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों इस इलाके पर दावा करते हैं। इसका नाम है एमरल्ड ट्रायंगल। झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत भी हो गई। दोनों देश एक दूसरे पर पहले वार करने का आरोप लगा रहे हैं, पर यहाँ सैनिक की मौत ने मामले को तूल दे दी है। लोगों में गुस्सा है। थाईलैंड की मिलिट्री ने बॉर्डर क्रॉस करने पर रोक लगा दी है। माने ना कोई टूरिस्ट आएंगे, ना कोई व्यापार होगा। सीमा पार करने की रोक सिर्फ थाई नागरिकों के लिए नहीं, विदेशी नागरिकों के लिए भी है। टिट फॉर टैट हुआ, तुम रास्ते बंद करोगे, हम तुम्हारी फिल्में बंद कर देंगे। कंबोडिया ने थाई फिल्मों पर रोक लगा दी है। वहां से आने वाले इंटरनेट बैंडविड्थ को कम कर दिया गया है और सब्जियां, गैस और फ्यूल जैसी तमाम चीज़ों पर, सामानों पर, इनके इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। व्यापार ठप, रास्ते बंद। तनाव को कम करने के लिए थाईलैंड की पीएम शिनावात्रा ने तरकीब निकाली। कंबोडिया के नेता हुन सेन को फोन घुमाया। ये वहां के पीएम हुन मानेट के पिता हैं। सरकार में अच्छा खासा दबदबा रखते हैं, लेकिन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई और यहीं से बवाल शुरू हो गया। माजरा यह कि इस बातचीत में शिनावात्रा बहुत विनम्र लहजे में बात कर रही थी। उन्होंने हुन सेन को
अंकल कह दिया और कहा कि वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इतना ही नहीं, वो अपने ही देश के मिलिट्री कमांडर की आलोचना करते पाई गई। कह रही थी कि वो खुद को रफ एंड टफ दिखाने की कोशिश करते हैं। इस कॉल रिकॉर्डिंग ने लोगों में गुस्सा और बढ़ा दिया। प्रदर्शन होने लगे, लोग पीएम के इस्तीफे की मांग करने लगे। विपक्ष उन्हें कमजोर पीएम बता रहा है। उनकी गठबंधन सरकार की पार्टी भूमजे थाई पार्टी ने पिछले महीने ही उनसे कन्नी काट ली थी और बाद में कुल 36 सांसदों ने संवैधानिक कोर्ट में शिकायत दर्ज कर ली। अंकल कहने और सहज होकर बातचीत करने से एक और पेंच जुड़ा है। दरअसल शिनावात्रा थाईलैंड की पूर्व पीएम ताकसिन शिनावात्रा की बेटी हैं। ताकसिन शिनावात्रा और हुनमनेट, जो कि कंबोडिया के नेता हैं, अच्छे दोस्त हैं। पारिवारिक संबंध हैं दोनों के बीच। वो इसलिए क्योंकि 2006 में तख्ता पलट के बाद जब ताकसिन को थाईलैंड छोड़ना पड़ा था, तब हुन सेन ने उन्हें कंबोडिया में शरण दी थी। अमूमन इसी वजह से उन्होंने अंकल शब्द कहा होगा। बहरहाल इन दोनों परिवारों के रिश्तों की वजह से थाईलैंड में ये चिंता बढ़ गई है कि सीमा विवाद का समाधान किस तरह होगा और क्या इसमें निष्पक्षता बरती जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। सुर्खियों के लिए चलते हैं हमारे साथी सौरभ के पास। 3 सुर्खियां सुनाऊंगा आपको। पहली सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी है। 2 जुलाई से 9 जुलाई तक प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं। पिछले 10 वर्षों में ये उनकी सबसे लंबी अवधि के हिसाब से विदेश यात्रा है। देश कौन कौन से हैं? घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। इस दौरे की शुरुआत घाना से हो रही है, जहां पीएम मोदी पहली बार जा रहे हैं। इसके बाद पीएम त्रिनिदाद टोबैगो जाएंगे। पीएम के तौर पर यहां भी वो पहली बार शिरकत करेंगे। यात्रा के दौरान 6 और 7 जुलाई को ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी वो हिस्सा लेंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर फिलहाल अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां वो क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। बैठक में इंडो पैसिफिक इलाके की सुरक्षा, सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हो रही है। दूसरी सुर्खी, रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके लुहांस्क पर पूरी तरह से कंट्रोल करने का दावा किया है। यह जानकारी लुहांस्क के प्रमुख लियोनिद पासेचनिक ने रूस के स्टेट टीवी चैनल पर यानी उनके दूरदर्शन पर दी है। इस इलाके में वो रूस के ही नियुक्त अधिकारी हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और ना ही यूक्रेन की तरफ से कोई बयान आया है। अगर ये दावा सच है तो 3 साल की इस जंग में रूस के पूरे नियंत्रण में आने वाला ये पहला इलाका होगा। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस लुहांस्क को भी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश लगातार करता रहा। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लुहांस्क के साथ साथ डोनेस्क, खेरसॉन और जापोरिजिया को रूस में शामिल करने की घोषणा की थी, लेकिन तब पश्चिमी देशों ने इसे अवैध बताया था। ज्यादातर देशों ने मान्यता भी नहीं दी थी। ऐतिहासिक तौर पर बात करें तो लुहांस्क रूसी साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन रूसी क्रांति के बाद इसका नियंत्रण बदलता रहा। 1920 में सोवियत संघ की रेड आर्मी ने इसे अपने कब्जे में लिया। फिर 1922 में ये सोवियत संघ के यूक्रेनी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का हिस्सा बना। तीसरी सुर्खी, इजराइल फिलिस्तीन जंग से जुड़ी है। इजरायली सेना ने यह स्वीकार किया कि उसके हमलों में गजा के आम नागरिकों की भी मौत हुई है। 30 जून को इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने एक बयान जारी कर कहा कि हाल के हफ्तों में गजा में एड सेंटर के पास की गई कार्रवाई में आम नागरिक मारे गए हैं। सेना ने कहा कि उसने इस घटनाओं से सबक सीखा है और भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। 30 जून को गजा में इजरायली हमलों में दर्जनों लोगों की जान गई, जिसमें कम से कम 11 लोग गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी जीएचएफ के एक एड सेंटर के पास मारे गए। आईडीएफ ने कहा है कि वो इन घटनाओं की जांच कर रहा है और सेना को आम नागरिकों को निशाना बनाने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। आईडीएफ ने यह भी कहा कि एड सेंटर तक पहुंचने के लिए नए रास्ते बनाए जा रहे हैं और उनकी फेंसिंग की जा रही ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह था आज का दुनियादारी। देश और दुनिया की खबरों पर अपनी नजर बनाए रखिए ललन टॉप पर। शुक्रिया, शुभ रात्रि।